दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुल्ताना डाकू के चरित्र के बारे में बताया था कि वो गरीबों के लिए मसीहा था और महिलाओं का बहुत सम्मान करता था, बहुत इज्जत देता था महिलाओं को। उसका राइट हैंड, जिसे सब लोग पहलवान के नाम से पुकारते थे, याद है ना? वो एक वारदात में एक डाके के दौरान जो है एक दुल्हन को भी उठा लाया था। बारात में डाका डालने के लिए गए थे, डाका डालने के बाद में दुल्हन को भी उठा लाया था, जिस पर सुल्ताना डाकू जो है बहुत नाराज हो गया था और दुल्हन को जो है ससम्मान उसने उपहारों से लाद के उसके घर वापस भेजा था और खेद प्रकट किया था कि मेरे आदमियों से गलती हुई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो आपको याद होगा कि तेंदुए की खाल उतारने के बाद जिम कॉर्बेट साहब अपना चाकू वही भूल गए थे और फिर अगले दिन उसको लेने के लिए वापस जंगल में गए। मैंने आपको बताया था, याद होगा, मति भ्रम हो जाना, उसके बारे में भी कि कैसे कुल्हाड़ी के जो हत्थे थे उनको जिम कॉर्बेट साहब ने बंदूकों की नाल समझ लिया था। उस जगह पर करीब 20-25 लोग बैठे थे जिन्होंने बताया कि वो लकड़ी का कोयला बनाने वाले मजदूर हैं और रास्ता भटक गए हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें सही रास्ता बता दिया था कि ऐसे ऐसे चले जाओ और तुम उस छप्पर में पहुंच जाओगे जहाँ लकड़ी से कोयला बनता है, और फिर अपना चाकू ढूंढ करके अपने घर वापस आ गए थे। इसके आगे का घटनाक्रम शुरू करने से पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज़ में। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो मित्र, हाँ, आप पहली बार आए हैं ना, तो आप सभी का, जो पहली बार आए हैं उन सभी का आभार, अभिनंदन और मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप इस घटना को पूरा सुनेंगे। बता दूँ, ये घटना का तीसरा एपिसोड है। इससे पहली घटनाओं को, जो घटनाएं घटी, उनको भी आप सुन सकते हैं उत्तरांचल डायरीज़ में, मतलब इसी चैनल में। इससे पहले जिम कॉर्बेट साहब लौटकर अपने घर आ गए थे। उधर पुलिस ऑफिसर, जो फ्रेडी साहब के बारे में मैंने आपको बताया था, वो अपनी कार्य कुशलता, अपने दमखम से सुल्ताना पर अपना जो है ज़बरदस्त उन्होंने दबाव बनाया हुआ था। उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, वो परेशान हो गया था। तो हुआ ये कि सुल्ताना डाकू के कुछ लोग जो थे वो गिरोह को छोड़कर चले गए। उन्हें ये डर था कि यदि अभी नहीं भागे तो या तो मारे जाएंगे या पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में ठूंस देगी, जेल में डाल देगी। अब सुल्ताना डाकू का गिरोह जो है थोड़ा छोटा हो गया था, जहाँ 100-150 लोग थे अब कम हो गया था। मतलब कि जो गिरोह में जो सदस्यों की संख्या थी वो कम हो गई थी, और जो सुल्ताना था वो भी जो है अब अपनी वारदातें करते हुए पीलीभीत जिले के पूर्वी सीमा की तरफ बढ़ गया था। और वो और उसका बचा हुआ गिरोह कुछ महीने वहीं रहा, यानी कि पीलीभीत के पूर्वी जंगलों में रहा, और फिर वहाँ से डकैतियाँ डालते हुए गोरखपुर तक चला गया। इस बीच उसने काफ़ी सारा सोना, चांदी और नकदी वगैरह लूट ली थी, और इसके बाद वो उन जंगलों में आ गया जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब का घर था, मतलब काला दुंगी के जंगलों में आ गया था। जहाँ आकर के सुल्ताना को एक बात पता चली कि जिम कॉर्बेट साहब के घर से, यानी कि काला दुंगी से 7 मील दूर एक लामाचौड़ नाम का गांव है। तो लामाचौड़ का जो मुखिया है उसके घर में एक नाचने वाली आई हुई है, एक डांसर आई हुई है, जो रामपुर रियासत की एक बहुत अमीर और मानी जानी डांसर थी। उधर मुखिया को भी ये आभास हो गया था, ये अंदेशा हो गया था कि उसके यहाँ सुल्ताना कभी भी डकैती डालने के लिए आ सकता है, तो कभी भी आ सकता है और ज़रूर आएगा। इसलिए उसने क्या किया, करीब 30 काश्तकारों को अपनी सुरक्षा के लिए लगा लिया। आप ऐसे समझ लीजिए कि उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए 30 आदमी अपॉइंट कर लिए थे। अब आदमी तो अपॉइंट कर लिए थे, कोई वो इशू नहीं था, लेकिन इन लोगों के पास में लड़ने के लिए
हथियार वगैरह नहीं थे, यानी कि बंदूकें, तलवार, ये सब चीज़ें नहीं थी। और एक सही समय देखकर सुल्तान डाकू उस अमीर डांसर की दौलत और आभूषण को लूटने के इरादे से मुखिया के घर में धमक गया। जब तक वो आता तब तक डांसर जो है अपने सारे आभूषण और जेवरात लेकर पिछले दरवाजे से भाग गई। उसने कहा निकल लो यहाँ से, यहाँ तो मैं लूट ली जाऊंगी। सुल्तान डाकू ने सारे काश्तकारों को घेर लिया जो मुखिया की सिक्योरिटी में लगे हुए थे, और मुखिया को भी पकड़ लिया और सबको पकड़ के आंगन में लाया गया। और फिर उनसे पूछताछ होनी शुरू हुई कि भाई वो कहाँ है डांसर, कहाँ गई वो बताओ। लेकिन मुखिया बताने में थोड़ा टाल मटोल, आनाकानी, अरे साहब मुझे नहीं पता, अरे यहाँ कोई नहीं आई, ये वो सब करने लगा। तो सुल्तान डाकू ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि भैया इसे पकड़ो, बांधो और इसे तब तक मारो जब तक इसकी याददाश्त तो वापस ना आ जाए और ये बता ना दे कि इसने डांसर को कहाँ छिपा रखा है। पीटते रहो इसको। ऐसा सुन के एक सुल्ताना का जो एक दूसरा एक आदमी था, वो हाथ में रस्सी लेकर के मुखिया की तरफ बढ़ने लगा कि इसको बांधा जाए। तभी एक सुरक्षा जो उसके मुखिया की सुरक्षा में जो अपॉइंट था, तो उन आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला कि आप मुखिया को नहीं मार सकते या मारपीट करके आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात होगी और ये ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आपको मारना ही है तो पहले हम काश्तकारों को मारिए, पहले हमसे आप निपटिए, हम इसकी सुरक्षा के लिए हैं। और ऐसा बोलते हुए उसने एक छप्पर में से एक लठ निकाला और लठ लेकर के वो उस डाकू से भिड़ गया जो डाकू मुखिया की तरफ बढ़ रहा था, और लठ का एक जोरदार प्रहार उसने डाकू पर कर दिया, लगाया जोर से डाकू पर। अब लठ की भयानक चोट लगी और डाकू जो है वो बिलबिला के रह गया एकदम। अब उसे ऐसा करते देख के दूसरे जो डाकू थे उसने उस सुरक्षाकर्मी उस काश्तकार को गोली मार दी, और गोली की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज गया। पूरे जंगल में आवाज़ जो है गोली की फैल गई, गूंज गई बिल्कुल। अच्छा, गोली की आवाज़ बहुत धमाका भयानक हुआ तो सुल्तान डाकू को लगने लगा कि अब कहीं आसपास के जो गांव घर हैं, जो भी दूसरे गांव हैं, वहाँ तक इसकी आवाज़ ज़रूर पहुँची होगी, और ऐसे में हो सकता है कि उन गाँव से हथियारबंद लोग निकलें और गोली की आवाज़ का पता करते हुए यहाँ आ जाएं। इसलिए अब इस जगह पे यहाँ पे रुकना, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं रहेगा। और उसने वो वहीं पे घोड़ा खड़ा था जो मुखिया का एक बढ़िया घोड़ा था, उस घोड़े को खोला और अपने आदमी के साथ उस घोड़े में बैठ के निकल भागा, यानी कि घोड़ा लूट ले गया। अब इस घटना की खबर जिम कॉर्बेट साहब को दूसरे दिन मिली, क्योंकि भैया उन दिनों टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, खबर इतनी जल्दी जाती नहीं थी। अगले दिन इनके पास खबर आई तो इन्होंने अपने कुछ आदमी ये पता करने के लिए लामाचोड़ भेजे कि जो काश्तकार मारा गया है उसके पीछे उसके परिवार में और कौन कौन लोग हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना एक और आदमी भेजा जो आसपास के गांव जितने भी थे उन मुखियाओं के पास जाए वो आदमी, और उस मृतक परिवार की मदद के लिए कुछ धन वगैरह इकट्ठा कर सके। सब लोग मिलजुल के थोड़ा पैसा जमा करें, उसके परिवार वालों को दे दें। मैंने बताया ना, जिम कॉर्बेट साहब का तो दिल बहुत खुला, बड़े साफ था, बड़ी दया थी उनके अंदर, और आसपास के सारे गांव के मुखिया मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो बात अलग है कि वो जो मदद जो थी वो मृतक की करी नहीं जा सकी, क्योंकि जो वो युवक मारा गया था, जो मृतक था, वो करीब 20 साल पहले नेपाल से यहाँ आया था, इंडिया आया था काम धंधा करने के लिए। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब ने इस के बारे में अपने इस नेपाली जो व्यक्ति था इसके दोस्तों से और नेपाल में भी इसका पता लगाने की काफ़ी कोशिश करी कि इस युवक के परिवार के बारे में कोई जानकारी मिले, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। तो किस्मत की बात। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट साहब ने फ्रेडी साहब का भेजा हुआ आमंत्रण जो सुल्तान डाकू को पकड़ने के लिए था वो स्वीकार कर लिया, ये एग्री कर गया कि ठीक है मैं उसको पकड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा पकड़ने में। और 1 महीने के बाद ये फ्रेडी साहब से मिलने के लिए हरिद्वार चले गए।
विंडेन साहब जो थे वो 18 सालों से मिर्ज़ापुर में कलेक्टर के रूप में तैनात थे और इस दौरान उन्होंने जंगल में रहने वाले 10 कोल और 10 भुनिया जनजाति के लोगों को बाघ का शिकार में जो मदद होती है उसके लिए अपॉइंट कर लिया था, अपने पास रख लिया था कि जब भी बाघ के शिकार के लिए जाए तो ये लोग साथ रहें। और उनमें से जो सबसे अच्छे और समझदार लोग थे, 4 लोग, वो जिम कॉर्बेट साहब के मित्र थे। और इन चारों लोगों को विंडेन साहब ने फ्रेडी साहब की हेल्प करने के लिए भेज दिया था, यानी कि अपॉइंट कर दिया था। और जब जिम कॉर्बेट साहब हरिद्वार पहुंचे तो ये सभी लोग जो है जिम कॉर्बेट साहब का इंतज़ार कर रहे थे। सब मिले आपस में, हाय हेलो भी, गले वाले मिले, जो भी सब कुछ रहा। और फ्रेडी साहब ने अपनी योजना बताई जो कुछ इस तरह से थी कि जिम कॉर्बेट साहब और वो 4 आदमी सुल्ताना डाकू का पता लगाएं और फ्रेडी साहब की जो फोर्स है उसको ऐसी जगह पर ले जाए जहां से वो सुल्ताना डाकू पर हमला कर सके। पहले तो पता करें उसकी लोकेशन कहाँ है और उसके बाद फिर उस पर हमला करने के लिए हेल्प कराएं। सुल्ताना डाकू का पता लगाने और हमला करने की कार्रवाई जो है ये रात में ही की जानी सुनिश्चित थी, ये रात में ही हो सकती थी, क्योंकि दिन में उसे पकड़ पाना तो इम्पॉसिबल था, बिल्कुल असंभव था जी, नामुमकिन था, क्योंकि उसका खुफिया तंत्र हर जगह मौजूद था। जो पुलिस की या सरकार की जो भी एक्टिविटी होती थी, जो भी हरकत होती थी, उस पर नज़र रखता था और सुल्ताना को खबर मिल जाती थी। और सुल्ताना ने भी इधर क्या किया, एक जगह पर टिकना बंद कर दिया। वो या तो कुछ घबरा गया था या उसे फ्रेडी साहब की योजना के बारे में अपने गुप्तचरों से पहले ही पता चल जाता था, तो वो एक जगह रुकता ही नहीं था, वो रोज आगे बढ़ जाता था। अब कारण जो भी हो, लेकिन वो एक जगह पे एक दिन से ज़्यादा कभी नहीं टिकता था, रुकता ही नहीं था। वो अपने गिरोह के साथ रात को घने जंगलों के अंदर दूर दूर तक, पता नहीं कहाँ अंदर निकल जाता था, बहुत अंदर तक जंगलों के। गर्मियों के दिन थे, जिम कॉर्बेट साहब और वो चारों आदमी बहुत थक चुके थे, इतने दिन हो गए थे इसको पता करते हुए, बहुत थक चुके थे। अब इन लोगों ने आपस में चर्चा करके योजना बनाई और वो योजना बना करके अपना फ्रेडी साहब के सामने रखी। जो योजना बनाई वो कुछ इस तरह से थी कि ये अफवाह जो है चारों तरफ फैला दी जाए कि विंडेन साहब ने एक बाघ के शिकार के लिए अपने चारों आदमियों को वापस बुला लिया है और साथ ही उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को भी बुलाया है कि वो भी आए, इस बाघ को मारें, शिकार करने के लिए। और फ्रेडी साहब जो है हरिद्वार से हल्द्वानी तक का टिकट खरीद कर इनको दें और खुद रेलवे स्टेशन तक इन लोगों को छोड़ने के लिए आए। हरिद्वार से रवाना होने के बाद अगला स्टेशन जो आएगा उस पर जिम कॉर्बेट साहब अपनी बंदूक के साथ और वो चारों आदमी जो फ्रेडी साहब ने जो बंदूकें मुहैया कराई हैं, जो उन्होंने इंतज़ाम किया बंदूकों का, उनके साथ वो उतर जाएंगे। और इसके बाद इन 5 लोगों को ये छूट मिल जाए कि ये लोग सुल्ताना डाकू को जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो ले आए। फ्रेडी साहब अपनी चेयर में कुछ देर तक आंखें बंद करके सुनते रहे इनको और फिर कुछ सोचते रहे। फिर एकदम से खड़े हुए और उन्होंने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना यह था कि जिम कॉर्बेट साहब और उनके चारों आदमियों की ज़िंदगी उसकी जिम्मेदारी पे है और वो जो है इस योजना को मंजूर नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रेडी साहब को लग रहा था कि ये योजना बिल्कुल बकवास है, ये एक तरह का पागलपन है, ये कभी सफल होने के इसके चांस तो नहीं है, बल्कि इसके बदले कहीं उल्टा ये ना हो कि इनकी जान ना चली जाए, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब और उन 4 आदमियों की। अब फ्रेडी साहब ने मना कर दिया तो उनसे बहस तो कर ही नहीं जा सकती थी, इसलिए अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब और वो चारों आदमी अपने अपने घरों को वापस चले आए, अपने घर वापस आ गए। फिर बाद में जिम कॉर्बेट साहब भी सोच रहे थे कि फ्रेडी साहब ने
जो ये योजना थी, इनका जो प्रस्ताव था, इसको जो अस्वीकार किया वो गलत नहीं किया। ये प्रस्ताव वाकई में गलत था, क्योंकि ये चारों आदमी और जिम कॉर्बेट साहब का कोई सरकारी अस्तित्व तो था नहीं, कोई सरकारी आदमी तो थे नहीं, कोई सरकारी नौकरी वाले जो ड्यूटी पे हों ऐसा तो था नहीं कि अपॉइंट किए गए हों। इन लोगों को तो मदद के लिए बुलाया गया था, एक हेल्प मिल जाएगी इन लोगों से, क्योंकि जंगलों का आइडिया हुआ, ये है वो है। अगर सुल्ताना को पकड़ने के प्रयास में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसे कानून सम्मत जो है वो सही ठहराना वो संभव नहीं था, क्योंकि सरकारी महकमे से ये ताल्लुकात नहीं रखते थे। 3 महीनों बाद जब मानसून जोरों पे था, मानसून मतलब बरसाती सीजन, जब बरसात का सीजन होता है और खूब बारिश हो रही थी, तब ये फ्रेडी साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हॉबर्ट और तराई भाबर के फ्रेड एंडरसन और जिम कॉर्बेट साहब को हरिद्वार मुख्यालय में एक मुलाकात करने के लिए बुलाया। वहां पहुंचकर इनको पता चला कि फ्रेडी साहब ने सुल्ताना डाकू के स्थायी जो उसका शिविर है उसका पता लगा लिया है, और वो शिविर जो है नजीमाबाद के जंगलों के बीच में है। जब इन लोगों को पता चल गया कि उसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ है, फ्रेडी साहब के अनुसार सुल्ताना डाकू को पकड़ने का सबसे सही मौका है। अब क्योंकि उसके शिविर का जानकारी मिल गई है, पता चल गया है, तो सबसे पहले उसके शिविर को घेर लिया जाए, और अगर वो भागता है तो उसके भागने वाले रास्तों को पहले से ही इन लोगों की मदद से बंद कर दिया जाएगा। ये लोग से मतलब हर्बर्ट एंडरसन और जिम कॉर्बेट साहब द्वारा। हर्बर्ट एक माने जाने जो है पोलो खिलाड़ी थे, और उनके नियंत्रण में 50 घुड़सवार दिए जाने सुनिश्चित हुए थे कि इनको 50 घुड़सवार दिए जाएंगे। इनकी ड्यूटी सुल्ताना को भागने से रोकने की होगी, जबकि एंडरसन और जिम कॉर्बेट साहब ये लोग घेरा बनाने के लिए फ्रेडी साहब की मदद करेंगे। जो उसके घेरा डाला जाएगा उस पर ये लोग हेल्प करेंगे। फ्रेडी साहब इतने दिनों में ये बात तो जान चुके थे कि सुल्ताना डाकू का जो खुफिया तंत्र है, मतलब उसके जो गुप्तचर हैं, उसका जाल बहुत मजबूत और बहुत फैला हुआ है। इसलिए फ्रेडी साहब के 2 सहायक और इन 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है। इन लोगों ने छापामारी करनी थी, और ये छापामारी बहुत ही गुप्त तरीके से होनी थी, किसी को इसकी भनक नहीं लगने देनी थी, क्योंकि जरा सी ये बात आउट होती तो ये सुल्ताना डाकू तक पहुंचने में समय नहीं लगती। मैंने बताया ना, खुफिया तंत्र बहुत मजबूत था उसका। हर शाम इन लोगों ने एक प्रैक्टिस शुरू करी। हर शाम पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस दल को एक लंबे रूट पर मार्च के लिए भेजा जाता था। वो अपना मार्च करते हुए एक लंबे रूट पे जाता था और वापस आता था, और ये 4 लोग भी उतनी ही लंबी दूरी तक घूमने जाते थे, और अंधेरा होने के बाद उस डाक बंगले में लौट आते थे जहाँ पर ये ठहरे हुए थे, जहाँ पे इनका स्टे था। ये सब एक दिखावे के लिए एक रूटीन कार्रवाई थी, दिखावे की कार्रवाई थी, जो कुछ दिनों से लगातार की जा रही थी, जिससे हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ जाए कि अरे यार, ये तो सामान्य सी बात है। रोज पुलिस फोर्स जो है अपना मार्च करते हुए कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, और फिर अपना मार्च करते हुए लौट जाती है। और ये 4 अफसर भी पीछे से अपना इवनिंग वॉक करने के लिए जाते हैं और अपना लौट के वापस आ जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद ये एकदम सामान्य प्रक्रिया सा महसूस होने लगा था लोगों को। अब इन पर थोड़ा शक नहीं जा रहा था, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। सीधे शब्दों में होता ना कि फिर तो कहता है रोज का ही है यार, क्या कुछ नहीं। छापेमारी के लिए पहले से ही जो डेट थी वो तय कर ली गई थी कि भाई फलानी डेट को जो है एक्शन किया जाएगा, और ये तारीख के दिन पुलिस फोर्स पहले की तरह ही समतल जमीन में चलने के बजाय आज हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के मालवाड़ा जो होता है उस तरफ की तरफ चली गई, और उसको स्टेशन को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गई, जहाँ बाहरी लाइनें होती ना, रेलवे लाइनें नहीं पड़ी होती ट्रेन स्टेशन के बाहर बहुत सारी और भी, तो उनमें से एक ट्रेन खड़ी थी
वो जो ट्रेन थी वो यार्ड से अलग खड़ी थी। जैसे आपने देखा होगा अमूनता मालगाड़ी को स्टेशन की से दूर खड़ा कर दिया जाता है, अलग लाइन में डाल दिया जाता है ताकि मेन लाइन जो है क्लियर रहे, रेलवे ट्रैफिक खुला रहे, ट्रेन आने जाने वाली आती जाती रहे। एक फालतू ट्रेन ऐसी अलग लाइन में खड़ी थी। इस ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे स्टेशन की साइड से, लेकिन अपोजिट साइड से खुले हुए थे, उस साइड से दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन खिड़कियां बंद थी। यदि कोई व्यक्ति स्टेशन से इस ट्रेन को देखता तो उसे साफ महसूस हो जाता कि ये ट्रेन ना तो स्टेशन में आने वाली है और ना कहीं जाने वाली है, ये तो अपना बाहर लाइन में एक वैसी खड़ी है। अब सारी पुलिस फोर्स और ये चारों लोग इस ट्रेन में चढ़ गए पीछे साइड से और दरवाजे बंद कर लिए। अब बिल्कुल ये लग रहा था कि ये ट्रेन खाली खड़ी है, इसमें कोई नहीं है। सुल्ताना डाकू के गुप्तचरों को भनक ना लगे इसलिए इतनी सावधानी जो है बढ़ती जा रही थी, मतलब खूब तैयारी करी जा रही थी, सावधानी थी, प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। अंधेरा होने के 1 घंटे के बाद इस ट्रेन ने सरकना शुरू किया। रात के 9 बजे के आसपास ये ट्रेन जंगल के बीच 2 स्टेशनों के बीच में से गुजर रही थी और उस ट्रेन को कुछ पलों के लिए रोका गया और एक डब्बे से दूसरे डब्बे में संदेश भिजवाया गया कि जितने फोर्स है, जितने जवान हैं वो उतर जाएं। और जैसे ही आदेश का पालन हुआ सारे जवान ट्रेन से उतर गए, गाड़ी फिर जो है आगे बढ़ गई, अपने रूट पर चली गई। फ्रेडी साहब के दल में कुल मिलाकर 300 लोग थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जो 300 लोगों की एक स्पेशल टास्क बनाई गई थी, एक फोर्स, जिससे 50 लोगों का नेतृत्व हर्बर्ट ने करना था जो घोड़े वाले थे। यहाँ पे बताता चलूँ कि हर्बर्ट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस में थे और भारतीय घुड़सवार सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे और उनको निर्देश दिए गए थे कि वो एक लंबी दूरी तय करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पे घुड़सवारों की एक यूनिट पहले से उनका इंतजार कर रही थी। वो जब पहले ही 50 लोगों की एक घोड़ों की यूनिट तैयार कर दी गई थी जो भेज दी गई थी, जबकि 250 जवानों की टुकड़ी का कमांड फ्रेडी साहब और एंडरसन ने करना था। 250 लोगों का। जिम कॉर्बेट साहब को अंत में रहना था और करीब 20 मील दूर जाना था। जो डिस्टेंस थी वो करीब 20 माइल्स थी। छापा मारने के लिए जो दिन चुना गया था उस दिन भर घने बादलों से आसमान ढका हुआ था और ये लोग जब ट्रेन से उतरे तब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और जो थोड़ी देर में एक मूसलाधार बारिश में बदल गई। अब बहुत भयानक पानी बरस रहा है, सब भीग रहे हैं और खड़े हैं वहाँ पे। और फिर इन लोगों ने चलना शुरू किया। ये लोग पहले 1 मील उत्तर दिशा की तरफ, फिर वहाँ से 2 मील पूरब की तरफ आगे चल चुके थे। इसके बाद ये फिर उत्तर की तरफ मुड़ गए और करीब 1 मील और चले। फिर वहाँ से ये पश्चिम की तरफ मुड़े और 2 मील और चले और अंत में फिर उत्तर की ओर मुड़ गए। जिम कॉर्बेट साहब इस बात को समझ रहे थे कि ये दिशा जो है बार बार क्यों बदली जा रही है। तो कारण ये था कि ये लोग उन रास्तों में ना जाएं जिन रास्तों में गांव वगैरह पड़ते हों और लगभग सभी गांव घरों में सुल्ताना के गुप्तचर हो सकते थे। और जब ये लोग चल रहे थे तब कहीं किसी भी दिशा से कोई कुत्ता तक नहीं भौंका था, जबकि गांव घरों में कुत्ते होना एक सामान्य सी बात है और गांव घरों का तो सबसे अच्छा चौकीदार कुत्ता ही होता है। वो कहीं दूर होने वाली हलचल या हरकत जो भी हो उसको सुन लेता है, उसकी सूंघने की शक्ति तेज है, वो सूंघ लेता है और कुछ अलग चीज़ सूंघ ले या कुछ अलग सी आवाज़ सुने तो वो भौंकना चालू कर देता है। गांव वाले अलर्ट हो जाते हैं। और कुत्तों का ना भौंकना ये साबित कर रहा था कि कार्रवाई बहुत सही तरीके से की जा रही है, यानी कि कुत्तों को तक पता नहीं चल रहा है कि एक 250 लोगों की यूनिट यहाँ से निकल रही है। तो बड़ी बात है ना। जिम कॉर्बेट साहब सबसे पीछे चल रहे थे और सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही थी क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बहुत फिसलन भरा हो गया था और जगह जगह गड्ढे हो गए थे जिनमें पानी भर गया था और जिस मैदान को ये पार कर रहे थे उसमें हाथी घास उगी हुई थी।
हाथी घास जानते हैं आप लोग क्या होती है? चलिए बताता चलता हूँ जितना मुझे पता है। हाथी घास का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ऐसी घास जिसे हाथी खाता हो। हाथी घास को हाथी नहीं खाता है। हाथी घास इसलिए बोला जाता है कि उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें एक ऊंचे से ऊंचा हाथी उसके अंदर छुप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है हाथी घास के अंदर। एक आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इस जगह पे हाथी है, इसलिए इस घास को हाथी घास कहते हैं। ऐसी टाइगर ग्रास भी होती है, उससे बाघ की हाइट से थोड़ा ऊंची होती है। खैर, जिम कॉर्बेट साहब बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। वो रास्तों में कई बार फिसलते, तो कभी उनके पाँव घुटनों तक जो है कीचड़ में धंस जा रहा था। अब एक हाथ से उन्हें वो घास को हटाना भी पड़ रहा था आगे चलने के लिए, और अपनी आंखों को भी बार बार जो है बचाना पड़ रहा था उस घास से, क्योंकि हाथी घास की जो धार होती है वो बहुत पैनी होती है और उससे स्किन कटने का जो है ना बड़ा डर रहता है। वो अगर ऐसे लग जाएगी तो स्किन को काट देगी। तो जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी सावधानी से चलना पड़ रहा था। एक हाथ से घास हटाना, दूसरे हाथ से अपनी आंखों को बचाकर चलना। आप समझ ही रहे होंगे किस तरह से वो आगे बढ़ रहे होंगे, इमेजिन कर सकते हैं आप। इन लोगों ने रात के 9 बजे चलना शुरू किया था और अब 2 बज चुके थे, आधी रात हो चुकी थी। जिम कॉर्बेट साहब लाइन में सबसे पीछे चल रहे थे, बताया मैंने आपको। इन्होंने अपने आगे चलने वाले जो आदमी चल रहे थे, क्योंकि एक लाइन से चल रहे थे ना, तो अपने आगे चलने वाले आदमियों से कहा कि वो फ्रेडी साहब को पूछें कि क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को कुछ शक सा हो रहा था। क्योंकि ये लोग अपनी जो मूल दिशा थी जहां इनको जाना था उसको छोड़कर उत्तर की तरफ मुड़ गए थे और अब पूर्व की दिशा की तरफ जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद ये चलते जा रहे हैं और काफ़ी देर के बाद इनके संदेश का जवाब वापस मिला, क्योंकि आदमी से आदमी करके ऐसे जवाब आगे तक गया और फिर वहाँ से लौट के आया कि कप्तान साहब कह रहे हैं, मतलब फ्रेडी साहब कह रहे हैं कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये संदेशा जिम कॉर्बेट साहब तक पहुंचा। अब करीब 2 घंटे बाद जब ये लोग एक मोटे से पेड़ की बगल में झाड़ियां थी और फिर वहां से ऊंची घास वाले जंगल, घास थी और जंगल शुरू हो रहा था, उस पर चल रहे थे, तो इन्होंने दोबारा से फ्रेडी साहब को जो है संदेशा भिजवाया कि वो रुक जाएं और ये आगे जाकर उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब फ्रेडी साहब से कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेडी साहब रुक जाएं। जब इन लोगों ने यात्रा शुरू करी थी तो सबको निर्देश दिया गया था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि सब लोग शांत रहेंगे, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं करेगा, सबको एकदम चुप रहना है। जिम कॉर्बेट साहब बहुत धीरे धीरे बिना आवाज़ किए आगे जो है सैनिकों से उनसे आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब लाइन में लगे जो आदमी थे वो भी शांति से इन्हें हट के रास्ता दे रहे थे कि ये आगे बढ़ जाएं। अब सारे जवान, सारे फोर्स, ये लोग भी बहुत थक चुके थे और जिसको जहाँ जगह दिखी वो वहीं बैठ गया, मतलब जो जहाँ था वहीं पे ज़मीन में बैठ गया, कोई पेड़ में पीठ लगा के बैठ गया, जिसको जैसे सहूलियत थी वो बैठ गया। इन सब लोगों के आगे फ्रेडी साहब और एंडरसन अपने 4 मार्गदर्शकों के साथ थे। फ्रेडी साहब ने जिम कॉर्बेट साहब से पूछा, सब ठीक तो है ना? तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला कि हाँ साहब, बाकी तो सब कुछ सब ठीक है, लेकिन मतलब जवान वगैरह बाकी और चीज़ें तो सब ठीक है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम जहाँ से चले थे घूम घूम कर उधर ही की ओर आ जा रहे हैं। और आप लोग तो जानते हैं जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय जंगलों में गुजारा था, इसलिए वो जानते थे कि जंगल में गुम हो जाना तो बड़ा आसान है, लेकिन वापस आना बड़ा मुश्किल है। और अपने एक लंबे अनुभव के बाद उन्होंने जो है दिशा को जानने और पहचानने का एक सटीक तरीका सीख लिया था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा से आए थे। और ये जो तरीका इन्होंने ढूंढा था ये रात में भी वैसे ही कारगर रहता था जैसा कि दिन में रहता था, यानी कि रात हो चाहे दिन हो, ये तरीका जो है फिट बैठता था। जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में बिल्कुल साफ साफ था
कि जब इन लोगों ने 2 घंटा पहले दिशा बदली थी, तब ये लोग उत्तर को छोड़कर पूर्व की ओर बढ़े थे और अब से 1 घंटा पहले इन्होंने देखा था कि ये लोग सेमल के एक पेड़ के नीचे से गुजरे थे, जिसमें एक गिद्ध ने अपना एक घोंसला बनाया था। और जब इन्होंने फ्रेडी साहब को रुकने को कहा, तो ये उस टाइम उसी पेड़ के नीचे थे। इतना घूम फिर करके फिर से उस पेड़ के नीचे आए थे। उन 4 जो मार्गदर्शक थे, उनमें से 2 सुल्ताना डाकू के आदमी थे, जिन्हें कुछ ही दिनों पहले हरिद्वार में बाजार में से अरेस्ट किया गया था और उन्हीं की सूचना के आधार पर ये छापा मारा जा रहा था। यानी उन्होंने ही बताया था कि कहाँ पे उसका छप्पर है, कहाँ उसका मतलब कैंप है, इन्होंने ही बताया था। और ये दोनों आदमी जो है करीब 2 सालों से सुल्ताना डाकू के गिरोह में थे और इन्हें पूरा पता था कि सुल्ताना डाकू का छप्पर कहाँ है और इसके अलावा कहाँ कहाँ वो जाता है, उसकी डिटेल ये सब इन्हें पता थी। फ्रेडी साहब ने उन्हें बहुत पैसा देंगे और सुरक्षा तुम्हें मिलेगी और ये है वह कई चीज़ों का आश्वासन दिया था और उनसे कहा गया था कि यदि सुल्ताना डाकू उनके बताए पते में मिल गया तो उन्हें इतना इनाम और इतनी ज़मीन और इतना पैसा मिल जाएगा कि उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और उन्हें सज़ा भी नहीं होगी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और जो दूसरे 2 मार्गदर्शक थे वो गडरिये थे, जो जंगलों में पशुओं को चराते थे और सुल्ताना डाकू को दूध भी पहुंचाते थे। यानी कि सुल्ताना डाकू को दूध भी वही देते थे। मगर ये चारों लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो रास्ता भूल गए हैं या भटक गए हैं। और जब उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए, फिर इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो दिशा के बारे में सही तभी बता पाएंगे जब वो उस स्थान में पड़ने वाली पहाड़ियों को देख लेंगे। यानी कि वहाँ पे कहीं पे कोई पहाड़ियाँ होंगी जिनको देख लेंगे और उसको देख के ये बता पाएंगे। और पहाड़ियाँ मतलब जहाँ पे ये सब लोग खड़े थे, ये सब बातें कर रहे थे, यहाँ से करीब 30 मील दूर थी, 30 मील दूर। और मुश्किल ये थी कि जंगल में कोहरा इतना ज़्यादा हो गया था कि साफ साफ दिखाई पड़ना मुश्किल हो रहा था। बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई थी। अब जो फ्रेडी साहब ने जो योजना बनाई थी, इसको ये तार हो रही थी। और इससे भी बदतर बात ये थी कि जब सुल्ताना डाकू जो है को पता चलेगा तो वो इनके ऊपर हंसेगा, ठहाके लगाएगा। यानी कि वो मस्ती लेगा, अरे बड़े आए पुलिस सुल्ताना को पकड़ने चले, हा 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 ही। मतलब वो शर्मिंदगी ज़्यादा थी। इन लोगों की प्लानिंग सुल्ताना डाकू के शिविर पर अचानक छापा मारने की थी और उसके लिए अंधेरा रहना बहुत ज़रूरी था, ताकि अंधेरे में उसके शिविर के इतना नज़दीक पहुंच जाएं कि उस पर हमला कर सके और उसको संभलने का मौका ना मिले। मार्गदर्शकों ने बताया कि जिस दिशा से इन्होंने सुल्ताना डाकू के नज़दीक जाने की प्लानिंग की है, उस तरफ से सूर्योदय के बाद पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उगने के बाद सुल्ताना डाकू के चौकीदार जो चौकीदारी करते हैं एरिया की, उनकी नज़र पे हम सब लोग पड़ जाएंगे, मतलब ये सब लोग पड़ जाएंगे। और उन्होंने बताया कि सुल्ताना डाकू के चौकीदार एक मचान में बैठकर चारों तरफ नज़र रखते हैं और ये मचान शिविर जो सुल्ताना डाकू का है उसके दक्षिण में घास के एक चौड़े मैदान के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर है। उस पेड़ के ऊपर वो मचान बना के बैठे रहते हैं। अब मार्गदर्शकों ने स्वीकार कर लिया था कि वो रास्ता भटक गए हैं। उजाला होने में अब घंटा भर रह गया था और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी कि ये लोग शिविर से कितनी दूर थे या शिविर किस तरफ था ये भी इनको नहीं पता था। और बिना ये सब जानकारी के छापा मारने के जो अवसर थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही होते जा रहे थे। तो ऐसे में जिम कॉर्बेट साहब ने उन चारों लोगों से पूछा कि जहाँ से हम चले थे उस जगह की खूबी क्या है, जैसे वहाँ कोई नदी है या कोई मवेशी मार्ग है या क्या वहाँ की कोई स्पेशलिटी
ताकि ये लोग फिर से दिशा का निर्धारण कर सकें। तो उन चारों लोगों ने जवाब दिया कि साहब, शिविर से 1 मील दक्षिण में एक कच्चा रास्ता है, खड़ंजा है। खड़ंजा बोलते हैं ना, कच्चा रास्ता है, खड़ंजा है। ये सुनकर जिम कॉर्बेट साहब ने फ्रेडी साहब से कहा कि आगे का रास्ता अब मैं बताऊंगा और सब लोग मेरे साथ चलिए। और उन्होंने उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया जिस दिशा में जिम कॉर्बेट साहब को लग रहा था कि वहाँ रेलवे स्टेशन होगा। मतलब जिस तरफ रेलवे स्टेशन होगा, एक आइडिया लेके उस तरफ बढ़ना शुरू किया। मतलब रेलवे स्टेशन नहीं, मतलब वो जगह जहाँ पे 7 घंटा पहले उन्होंने यात्रा शुरू करी थी ट्रेन से उतर के। और अब जिम कॉर्बेट साहब की इस बात से सभी लोग सहमत भी हो गए थे कि ठीक है, चलिए। बारिश जो हो रही थी वो भी अब तक रुक गई थी और ताज़ी हवा की वजह से आसमान से बादल भी अब हट गए थे। और जिस समय ये कच्चे रास्ते से नीचे उतर कर जा रहे थे, उस समय हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो गई थी। अब ये उस रास्ते पर थे जिस रास्ते का जिक्र मार्गदर्शकों ने किया था। इसको देखते उन चारों को इस बात की खुशी हुई कि जिम कॉर्बेट साहब का जो पहले अंदाजा था कि ये लोग जंगल में जानबूझकर नहीं भटका रहे हैं बल्कि गलती से भटक गए हैं, वो सही था। मतलब क्योंकि शक के दायरे से बाहर हो गए थे। अब वो चारों फिर से आगे चलने लगे। करीब 1 मील चलने के बाद इन्हें एक जानवरों का चलने वाला रास्ता मिला, एक पशु मार्ग मिला जो इस रास्ते को काटता था, क्रॉस करता था। जानवरों के इस रास्ते पर आधा मील ऊपर को चलने के बाद इन्हें एक 30 फीट चौड़ी नदी मिली, जिसके बहने की रफ्तार तो बहुत कम थी लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी गहरी नदी थी। जिम कॉर्बेट साहब को ये देखकर खुशी हुई कि रास्ते से इस नदी को पार नहीं करना है, क्योंकि ये तराई की नदियों से बहुत घबराते थे। इन्हें नदियों से जो तराई की, इससे बहुत घबराते थे क्योंकि इनमें कभी भी अचानक पानी बढ़ जाता था ना। पहाड़ों में पानी बरसा तो इधर पानी बढ़ गया। जिम कॉर्बेट साहब ने इस तरह की नदियों के किनारे और उनकी गहराइयों में अजगरों को भी देखा था। कई बार रेंगते हुए अजगर देखे थे, बड़े बड़े अजगर। ये जो रास्ता था नदी के दाएं किनारे से होता हुआ जा रहा था। इस रास्ते पर कंधे तक जो है ऊंची घास उगी हुई थी। कुछ गज और आगे चलने के बाद उन चारों मार्गदर्शक जो थे उनकी रफ्तार धीरे हो गई, यानी गाइड जो थे उनकी रफ्तार कम हो गई और वो जिस तरह से बाईं तरफ देखते हुए जा रहे थे उससे जिम कॉर्बेट साहब ने ये मतलब निकाला कि ये लोग मचान वालों की नज़र की रेंज में आ गए हैं। सूरज उगाया था और उसकी किरणें पेड़ों के जो टॉप थे उन पर पड़ रही थी। जो गाइड सबसे आगे चल रहा था वो अचानक दुपक के बैठ गया। उसको बैठते हुए देख करके बाकी 3 भी फट से बैठ गए। उसने इशारे से जिम कॉर्बेट साहब को बुलाया। जितने जवान लाइन से चल रहे थे सबको बैठ जाने का इशारा किया गया, सबको ये आदेश दिया गया इशारे से कि बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सबके सब बैठ गए। इसके बाद फ्रेडी साहब, एंडरसन और जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल खसकते हुए उस गाइड तक पहुँचे, उस मार्गदर्शक तक पहुँचे और उसके बगल में लेट से गए और घास के बीच में से उस जगह की तरफ देखने लगे जिस तरफ वो इशारा कर रहा था। वहाँ पर एक मचान दिखाई पड़ रहा था जो एक बड़े, पीठ में दर्द हो गया, एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर बनाया गया था और जमीन से करीब 40 फीट की हाइट पे था। मचान पर 2 लोग थे और वो सूरज की रोशनी, बताया ना कि सनराइज हो गया था, तो वो लोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से एक आदमी का दायां कंधा जो है इन लोगों की तरफ था और वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, हुक्का पी रहा था, जबकि दूसरा आदमी उसके पीछे लेटा हुआ था। जिस पेड़ पर ये मचान बना हुआ था वो घास और पेड़ों के जंगलों की सीमा पर था। यहीं से सीमा शुरू हो रही थी। मचान से दूर दूर तक नज़र पड़ रही थी। उस गाइड ने बताया कि सुल्ताना डाकू का जो शिविर है वो इन पेड़ों के जंगलों से 300 गज अंदर है, यानी कि जहाँ पे मचान है उसके पीछे जंगल है और उसके पीछे 300 गज अंदर सुल्ताना डाकू का शिविर है।
सुल्ताना डाकू के नज़दीक तो पहुंच गए थे, लेकिन क्या उससे पकड़ पाए या मार पाए, इस बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यार दोस्तों, मैं एक सीमित समय तक ही बैठ सकता हूँ, ये आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद मेरी कमर में जो है ना स्ट्रेन पड़ने लगता है और बैठना मुश्किल हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि एक्सीडेंट के बाद से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भी कई तरह की परेशानियाँ। खैर यार, जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा, लेकिन आप लोगों से दोस्ती होने के बाद लगता है कि अब नसीब बदलेगा और जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि आप लोगों की दुआएं भी तो काम आएंगी ना। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि जल्दी ठीक हो जाऊं। जो प्यार, सम्मान और जो आशीर्वाद आप लोग मुझे दे रहे हैं या उत्तरांचल डायरीज़ को दे रहे हैं, वो इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। उम्मीद करता हूँ आपका ये प्यार और आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा और हमेशा बना रहेगा। और जो दोस्त पहली बार चैनल में आए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप मेरी बात अभी भी सुन रहे हैं तो मतलब है कि आपने कहानी को पूरा सुना है। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने कमेंट, अपने लाइक देने के बाद आप इसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करेंगे, जिससे कि जितना मैक्सिमम उतना ज़्यादा फैले। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए और जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। फिर आगे की घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।